हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आपकी कक्षा डेली सुबह अपलोड कर दी जाती है 6:15 बजे अपने इसी YouTube चैनल एड्यूरोही पर। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस ने जवाब दिया था इस क्वेश्चन का, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ रिक्त स्थान को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न हुआ। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल गैदरिंग महाकुंभ वाज concluded on डैश ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। अभी आपने देखा महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, 26 तारीख थी, यानी बात है ये कब की? परसों की बात है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। 26 फरवरी 2025 को समापन हो गया है महाकुंभ का। कब से कब तक ये महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो यहां पर तारीख भी लिखी हुई है, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ मेला आयोजित किया गया। आधुनिकता की दौड़ में अगर देखें, करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हम बात करें हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, ये बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कुंभ मेला। ठीक है, जहां पर करोड़ों तीर्थयात्री अब की बार आए। और जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ भारत में एक चीनी यात्री आए थे, नाम आपको याद ही होगा, हवेन स्वांग। हवेन स्वांग, जिनको चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये कब की बात है, कब आए थे ये? राजा हर्षवर्धन के समय में आए थे। राजा हर्षवर्धन कौन थे? वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे ये। वर्धन वंश में अगर देखा जाए तो वर्धन वंश को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। इस वजह से इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। बाद में इस वंश में कई ऐसे राजा हुए जिनके नाम के पीछे वर्धन लगा हुआ था। जैसे इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता, और इनके फिर एक भाई थे राज्यवर्धन, तो एक खुद ये हर्षवर्धन। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था, हवेन स्वांग ने यहाँ भारत की यात्रा की थी। इसमें डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है कि इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और ये गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठे थे, है ना। 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। इनके भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी। आपको पता है वो कहानी मैंने सुनाई हुई है। हमें करंट अफेयर्स में आना है, हिस्ट्री में मैंने बहुत बातें आपको बता रखी हैं। जीके जीएस की क्लास भी चलती है और आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी चलती है। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी चलती है, आपकी करंट अफेयर्स की तो है ही। तो हवेन स्वांग के अनुसार बताया गया था कि यहां पर क्या होता है, 3 सालों के बाद कुंभ का मेला लगता है इन 4 जगहों पर। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगता है, उसके बाद प्रयाग में, फिर 3 साल के बाद नासिक में, फिर 3 साल के बाद उज्जैन में। तो यानी कि अगर यहां पर देखे 4 स्थान है तो 3 सालों के अंतराल में लगता है, तो कितने हो गए हैं? 12 वर्ष के अंतराल में एक स्थान पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा ये कुंभ का। यहां पर भी लिखा है पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया था ये, उसी में से मैंने देखा, उसमें भी लिखा हुआ था 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है, यानी अलग अलग जगहों पर। हवेन स्वांग ने भी यही तो बात कही थी, है ना। हवेन स्वांग ने हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज की यात्रा की थी। वहां पर अगर देखा जाए इन 4 स्थानों के बारे में, तो जब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं,
हरिद्वार के बारे में तो आपको पता होगा, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहां पर इन्होंने लिख भी रखा है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो लिखा है जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और जो आपका प्रयागराज क्षेत्र है वो गंगा यमुना जो आपका संगम है वहां पर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से इन्होंने ये बातें बताई। 45 दिनों तक ये समागम चला। इसमें 45 करोड़ लोगों के आने की क्या थी, उम्मीद थी, लेकिन जब तक समापन हुआ इसका 66 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, ऐसा आंकड़ा बताया गया। ये हमारे भारतीय रेलवे मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहा था कि हमने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए, इसके लिए लगभग 16,000 इन्होंने ट्रेन चलाई, ऐसा इन्होंने बताया उसके बाद समापन होने के बाद। और इन्होंने ये बात कही कि 4,50,00,000 लोग जो है ना उन्होंने ट्रेन की यात्रा करते हुए यहां पर पहुंचे। 4,50,00,000 लोग ट्रेन की यात्रा करते हुए प्रयागराज में पहुंचे, है ना। तो चलिए जी, थोड़ी सी वैसे अगर देखा जाए नंबर ऑफ डिवोटीज कितने पहुंचे, यहां पर उम्मीद थी 45 करोड़ की, 66 करोड़ प्लस पहुंच गए। ये एक आंकड़ा है जो आप वैसे देख सकते हैं, है ना। ये फोटोज आपने देखी भी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। अब बात करते हैं कौन कौन सी वो परंपराएं हैं जो हम देखते हैं वहां पर, प्रमुख अनुष्ठान कौन से हैं और जो अपनी प्रथाएं हैं वो क्या हैं। एक शाही स्नान होता है, इसका मतलब क्या है, शाही स्नान के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें लाखों लोग पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर कोई व्यक्ति पाप वास्तव में करता ही है, ठीक है, तो क्या ऐसा, एक तो होता है अंतर मन की गिलानी हो जाना उस काम को करने के बाद कि मैंने ये गलत किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो जब अच्छे रास्ते पर चलेगा तो जाहिर सी बात है अच्छाई के गुण उसमें ज्यादा हो जाएंगे। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी कोई हमने कोई गलती कर दी, हमें बाद में गिलानी हुई, गिलानी होने के बाद हमने सोचा कि हम अच्छे कर्म करेंगे और हमने क्या है अच्छे कर्मों की जो श्रृंखला है वो बढ़ा दी। तो यानी हमने कर्म अच्छे किए हैं, ठीक है, ये पाप तो उतने ही हैं, है ना, ये तो कम नहीं होने वाले, लेकिन हमारी अच्छाई का जो हम कह सकते हैं एक सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। ये तो वही बात है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो मांस मीट खाते होंगे, दूसरों को प्रताड़ित करते होंगे, है ना, बेहद आप कह सकते हैं इस प्रकार के नमूने जो हैं वो भी वहां पर जाते होंगे और फिर वो कहते हैं कि अपने पाप धोने हैं। ऐसा वास्तव में नहीं होता, लेकिन भाव क्या है अंतर्मन का ये होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की, अब मुझे पछतावा है इस बात का, आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे लिए क्या है, ये एक आस्था का केंद्र है, इसमें हम अपनी आस्था को लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं धार्मिकता को अपनाते हुए वो कुछ कुरीतियां छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी आपको ग्रामीण समाज में देखने को मिल जाएंगे। हमारे पड़ोस में ही ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ी शराब पिया करते थे, है ना, लेकिन फिर इन्होंने धार्मिकता यानी वो मंदिर में जाने लगे, उसके बाद एक धाम है वो जहाँ स्पेसिफिक धाम पर गए, उसके बाद में उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। अब उनकी जो पत्नी है वो बहुत खुश है, उनके बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं, उनके लिए तो भगवान है ना। तो इस प्रकार से है। कुछ फिर इसका नेगेटिव यूज भी करते हैं, एक नेगेटिव प्रचार प्रसार भी करते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपने देखा होगा बहुत प्रकार के जो लोग हैं वो वायरल हुए, अच्छे भी हुए, और जाहिर सी बात है उसके बाद गंगा आरती के बारे में, प्रार्थना और अर्पण, ये भी क्या है अनुष्ठान, ये प्रथाएं हैं वहां पर जो आपको देखने को मिलेंगी। प्रयागराज पंचकोशी परिक्रमा, इसके बारे में आप देख सकते हैं। पवित्र स्थलों के चारों ओर एक पवित्र यात्रा होती है, प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करना, आध्यात्मिकता पूर्णता प्रदान करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। दीपदान यानी हजारों दीप जलाए जाते हैं। इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए जी, इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए और यहाँ पर क्या है ऐसा घूमने वाली जगहें, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम, वहां पर आपको
एक अलग अनुभूति होती है कि तीन नदियां आपस में मिलती हैं। प्राचीन मंदिर है एक हनुमान जी का, अलोपी देवी मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर भी है वहां पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है कि वो मंदिर कहाँ है, मन कामेश्वर मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज ये बाकी स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो प्रयागराज का क्षेत्र है ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये एक बड़ी स्तर की बात है। ऐतिहासिक स्तंभ जैसे बात करते हैं, अशोक स्तंभ का नाम सुना ही होगा, है ना। सारनाथ स्तंभ अभिलेख वो भी वाराणसी में ही है, और जिसका ही एक अगर देखें उसी की एक प्रतिकीर्ति हमने हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार की हुई है, और उसी के नीचे हमने देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां पर घूमने आप जा सकते हैं। स्वराज भवन जो भारत के समृद्ध इतिहास और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक जीवंतता आपको देखने को मिलेगी, चहल पहल भरी सड़कें, बाजार, स्थानीय कला, व्यंजन शहर के जीवन की झलक प्रदान करते हैं। कलाग्राम महाकुंभ जिले के सेक्टर 7 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शन करने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक गांव। ठीक है, तो ये आप बातें पढ़ सकते हैं। अखाड़ा शिविर जहां साधु और साधक ध्यान, चर्चा, दार्शनिक आदान प्रदान में लगे रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है। मान के चलो एक व्यक्ति है वो अपने विचार रखता है, दूसरा उसके सामने अपने विचार रखता है, तो कुछ सीखने को मिलता है ना। तो मंत्रमुग्ध करने वाला डिजिटल अनुभव भी आपको देखने को मिला होगा। वहां पर आजकल डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है ना, तो ये भी एक अच्छा आपने वो देखा होगा। ड्रोन शो, इस प्रकार बहुत सी चीजें ऐसी आपने देखी होंगी जो बड़ी उत्तम रही होंगी। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये महाकुंभ संपन्न हुआ। थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में। जब मैं आपको बात बताता हूं उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, टोटल 403 सीटें हैं विधानसभा की। अब जब बात करते हैं वहां पर गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहा है, तो वहां पर श्रीमती आनंदीबेन पटेल गवर्नर की भूमिका में है। योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सभी जानते होंगे, सीएम है वहां पर। और विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन है, तो नाम उनका है श्री सतीश महाना। और ये अपोजिशन के लीडर हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन श्री माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि यहां पर कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर सबसे बड़ी पार्टी अगर देखी जाए, यानी बीजेपी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर है, क्योंकि उनके पास क्या है, विधानसभा की कितने विधायक हैं, 258 विधायक हैं। चाहिए कितने, तो आप कह सकते हैं 202 विधायक जिस पार्टी के हो उसकी बहुमत बन जाती है, बहुमत की सरकार बन जाती है। इनके पास तो 258 है, तो बहुमत की सरकार बनी हुई है यहाँ पर, है ना। तो बीजेपी की तरफ से ये है सीएम। और जाहिर सी बात है दूसरी अगर बड़ी पार्टी को देखा जाए तो ये है समाजवादी पार्टी, जिनकी 107 विधायकों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, जो बहुमत की पार्टी होती है उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके जो नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इनकी यहाँ पर सरकार है। दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, इनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, है ना। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। बाकी पार्टियां तो बहुत है वहां पर, बहुजन समाज पार्टी, जेडीएल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 ही सीटें हैं, है ना। तो इस प्रकार बहुत सी पार्टियां हैं वहां पर जो कुछ ना कुछ विधायक जो हैं उनके बने हुए हैं। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय रिक्त स्थान पीयूष गोयल ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन में असम में निर्यात लॉजिस्टिक्स का भविष्य सत्र में भाग लिया और समापन सत्र को संबोधित किया। अब जैसे गुवाहाटी की बात तो आप जानते ही हैं कि ये तो असम की क्या है, राजधानी है।
तो अभी असम में क्या हुआ, 2 पॉइंट, ये असम एडवांटेज असम 2.0 जो है ना, वो एक कार्यक्रम चलाया गया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, है ना। अभी पीयूष गोयल किस भूमिका में है, तो वो आपको देखना है। अगर लिखा होगा आपने इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गए थे एडवांटेज असम के इस सत्र को संबोधित करने, और वहां पर समापन सत्र भी आपने देखा होगा। ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए एडवांटेज असम, असम के लिए बहुत अच्छा पल रहा होगा ये। यहां पर इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन आए हुए थे, एशियाई विकास बैंक जिसे हम एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ये आए, यानी इनके मुख्य आए हुए थे। विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, एनआरएल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिक्की, पेप्सिको इंडिया, साउथ एशिया तथा सेंचुरी प्लाई सहित अलग अलग प्रमुख स्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उनके प्रमुखों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद में असम में निवेश करने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त भी की। यानी ये जो बड़े बड़े संगठन मैंने बताए हैं, ये संगठन यहां पर किसी न किसी रूप में उपस्थित रहे, चाहे किसी ने अपना प्रतिनिधि भेजा हो, चाहे किसी ने अपना प्रमुख भेजा हो। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि असम में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो असम में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वहां एक अलग विकास देखने को आपको मिलेगा। उनके व्यवहारिक संबोधनों ने राज्य की क्षमता और असम के आर्थिक विकास और विकास में बढ़ते विश्वास को उजागर किया। और इसी बढ़ते हुए शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने बताया कि 18 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और उसके जो कार्यक्रम होंगे उनके कार्यक्रमों पर जोर दिया। और जो आपका नवाचार है, यानी हम बात करें नवीनीकरण क्या हो रहा है, हम कुछ नया क्या कर पा रहे हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ावा मिले, अनुसंधान रिसर्च हम बढ़िया से करें, डेवलपमेंट हो, इस बात को लेकर यहां पर बातें हुई। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए उसके बाद में थोड़ा सा यहां पर असम की बात हो रही है, तो असम में अगर मैं बात बताऊं, असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? असम में विधानसभा की सीटें हैं 122 सीटें विधानसभा की। ठीक है जी, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। यहां पर अगर देखूं मैं, गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सीएम की भूमिका कौन निभा रहे हैं? हेमंत बिश्व शर्मा सीएम हैं। और वहां उनकी विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन है? विश्वजीत दायमारे। उसके बाद में विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है, यानी डिप्टी स्पीकर कौन है? नुमल मोमिन। ये कौन है? ये है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन वहां पर हैं? तो नाम आ जाएगा श्री देवव्रत शाकिया, ऑनेबल लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मैंने कहा कि असम में 122 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो 122 में से कितनी सीटें चाहिए? जाहिर सी बात है इसका जब हम हाफ करेंगे तो बहुमत के लिए चाहिए होता है 61 सीटें। अगर किसी के पास आ जाए तो बहुमत हो जाए, लेकिन इनके पास तो क्या है, बीजेपी वालों के पास यहाँ पर 64 है, यानी 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया। उसके बाद दूसरी बड़ी जो पार्टी है यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? तो आपको मैंने समाजवादी पार्टी के बारे में बताया था। तो यहाँ पहली सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दूसरी, जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष कौन होते हैं? मैंने कहा था दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उनकी तरफ से बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है ना, यही आपको एक कल्चर देखने को मिलता है। बाकी गठबंधन की सरकार होती है तो जो ठीक लगता है चेहरा वैसे भी बनाया जा सकता है ना जी। तो यहाँ पर बाकी देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं, है ना, एजीपी, यूपीपीएल, ये वहां की क्या है, पार्टियां हैं जो सत्ता में कुछ न कुछ अपने विधायकों को रखी हुई हैं। तो चलिए जी, बाकी भी अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम
मंत्री के रूप में कौन यहाँ पर काम कर रहे हैं? भारी उद्योग के बारे में तो आपको पता होगा, एक नाम आता है HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी वर्तमान में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इंग्लिश में कहें तो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। वहीं जब हम बात करें, इनको एक मंत्रालय और दिया गया है, और वो क्या है? इस्पात मंत्रालय, यानी ये इस्पात मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, MSME जिसे बोल देते हैं, तो इसमें कौन मंत्री बने हुए हैं? तो नाम आता है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी के पास ये मंत्रालय है अभी हाल ही में, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में कौन काम कर रहे हैं? तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा। शिवराज सिंह चौहान, ये इससे पहले क्या हुआ करते थे? इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनको अब ये मंत्रालय मिला हुआ है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा इनको एक और मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, तो आप ये कह देंगे, क्या नाम आएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी आप ये कह दीजिएगा कि ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। होगी बातें क्लियर आपको? इस प्रकार कई ऐसे भी हैं जिनको दो दो मंत्रालय मिले हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनके पास भी दो हैं। ठीक है, आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय है उनके पास, प्लस में उनके पास बिजली मंत्रालय है मनोहर लाल खट्टर के पास। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें अपने नड्डा की, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके पास भी दो मंत्रालय हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या है, दो दो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उनके पास भी आपको एक से ज्यादा मंत्रालय दिख जाएंगे। तो ये बात असम की हो रही थी, थोड़ा मैंने आपको बता भी दिया। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आएगा जवाब इसका? हाल ही में चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की रिक्त स्थान में पुण्यतिथि मनाई गई। भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं नानाजी देशमुख, इनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है। जल्दी जल्दी से बताना है आपको, क्या आएगा जवाब इसका? आज क्या है? आज है 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी। तो इनकी जो जयंती मनाई गई थी कल, कल क्या तारीख थी? तो 27 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 2010 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? चित्रकूट में ही इनकी मृत्यु हुई थी, चित्रकूट। अब जाहिर सी बात है 2010 में इनकी मृत्यु हुई, तो 15वीं इनकी क्या मनाई गई है? पुण्यतिथि मनाई गई है। और ये जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो आयोजित किया था, किसने किया था? दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया गया, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। और इनके अलावा अगर देखें, मुरारजी जो अपने एक संत हैं वो भी पहुंचे हुए थे। तो ये कौन है? भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख। ये हमारे भारत के एक अच्छे समाज सेवी हुए हैं। समाज सेवी से आप अंदाजा तब लगा पाएंगे जब मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में बात बताऊंगा। अभी जैसे मैं इनके बारे में आपको बताऊं, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1916 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु के बारे में मैंने आपको बताया, 27 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई 2010 में। यानी इतने समय तक ये यहाँ इस धरा पर रहे। कुछ टाइम तक आप ये कहिएगा कि ये जनसंघ के नेता रहे। जनसंघ के बारे में तो सभी को पता होगा। जनसंघ जो आरएसएस के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं शुरू की गई थी। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक, क्या नाम था उनका, जिनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर। ठीक है ना, उन्हीं के सहयोग से जनसंघ की शुरुआत की गई थी। उसमें नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो विचार विमर्श उन्होंने इकट्ठा ही किया था, जब आप पढ़ेंगे तो इसी जनसंघ के नेता हुआ करते थे। बाद में ये जो जनसंघ है, ये जनसंघ किसमें सम्मिलित हो गई थी? तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, आपको पता होगा ना, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, और वो 1977 तक चली थी।
उसके बाद में कई जो विपक्षी पार्टियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी, और कांग्रेस की जो नेता उस समय थी इंदिरा गांधी, उनको हटाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसमें से आपको पता है बहुत सारे नेता भी रहे। मैंने आपको बहुत बार बताया है ना, हिस्ट्री की क्लास में और पॉलिटी जब हम करते हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो आपको पता होगा 1977 की बात है वो, और हमारे पीएम कौन बनाए गए, तो नाम आता है मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उस समय जनसंघ के मुख्य नेता हुआ करते थे अपने, जब ये पार्टी बनी तो नाम आता है अपने अटल बिहारी वाजपेयी का, और एक वो जिनको अभी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया था उनके घर पर जाकर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के दो मुख्य नेता हुआ करते थे जनसंघ में। और उस समय ये भी थे हमारे, ठीक है, नानाजी देशमुख। जब ये मंत्रिमंडल बनाया गया था ना, मोरारजी देसाई का मंत्रिमंडल बना, तो उसमें अपने अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था विदेश मंत्री, और अपना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था अपने इनको, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी को। और इनको भी मंत्रालय सौंपा, लेकिन इन्होंने फिर क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने पद ठुकरा दिया, है ना, पद ठुकरा दिया। और ये विचार क्या दिया इन्होंने पद ठुकराने के पीछे, इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति 60 प्लस है ना, 60 प्लस जिनकी आयु है, उनको क्या करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए धरातल पर। ये कहते हुए उन्होंने क्या कर दिया, मंत्री पद ठुकरा दिया। ऐसे थे नानाजी देशमुख, जिनके बारे में आपको पता होगा, ये भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। आपके लिए क्वेश्चन है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, चित्रकूट में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मोरारजी देसाई के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। मोरारजी देसाई वही हैं जिन्होंने आज तक रिकॉर्ड बना रखा है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया था, तो इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, अपने जन्मदिन के दिन 2 बार, क्योंकि इनका जन्मदिन आता है 29 फरवरी को। ठीक है, अब की बार तो सामान्य वर्ष ही है, तो 29 फरवरी का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो 29 फरवरी को ऐसा 2 बार हुआ था, जब इन्होंने 1964 और 1968 में, रीजनिंग में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लीप ईयर क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है ना। तो उस समय इन्होंने अपना बजट पेश किया था। तो बाद में फिर मोरारजी देसाई ने फिर क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद फिर आपको पता है यहाँ पर हमारे नए प्रधानमंत्री बने थे, जिनका क्या नाम आता है, जो कि किसान नेता के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मोरारजी देसाई के बाद में कौन बने थे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है जी, तो मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में इनको स्थान दिया जाना था, लेकिन इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि नहीं, 60 प्लस उम्र वालों को सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। पंजाब एरिना पोलो चैलेंज कप का 6वां संस्करण रिक्त स्थान को पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में होला महला समारोह के दौरान आयोजित किया जाएगा। जल्दी जल्दी से आपको बताना है। द 6th एडिशन ऑफ द पंजाब एरेना पोलो चैलेंज कप विल बी हेल्ड ऑन डैश ड्यूरिंग द होला मोहल्ला सेलिब्रेशंस एट श्री आनंदपुर साहिब इन पंजाब। जल्दी जल्दी से बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा 14 मार्च, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। ये जो सूचना है, ये जो घोषणा है, घोषणा किसने जारी की, तो वहां के जो विधानसभा के अध्यक्ष है ना, पंजाब की विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम है श्री कुलतार सिंह संधवान। इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने ये घोषणा की कि हमारे यहाँ 14 मार्च को पंजाब एरिना पोलो चैलेंज कप का आयोजन करवाया जाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 117 सीटें हैं पंजाब में। क्लियर हुआ ये आपको। उत्तर प्रदेश में कितनी बताई हैं मैंने आपको, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको 403 बताई हैं। असम में कितनी बताई, 122 बताई हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितनी बताई हैं, पंजाब में 117। याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया। सीएम तो आपको पता होगा भगवंत मान, जो कि कॉमेडियन रह चुके हैं, बहुत
बड़े कॉमेडियन थे उस जमाने के, अध्यक्ष हो गए। और उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं विधानसभा में, तो नाम आता है जय कृष्ण सिंह रोड़ी। उसके बाद में जब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की, यानी कि ऑनेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, तो फिर नाम आएगा प्रताप सिंह बाजवा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो पंजाब में मैंने कितनी सीटें बताई हैं आपको? 117 सीटें बताई है विधानसभा की। उस विधानसभा की अगर हम सीटों में देखें बहुमत कौन सी पार्टी का है, तो बहुमत है इस पार्टी का, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुमत की सरकार है। तो ये जो सीएम हैं ये कौन सी पार्टी के हैं? भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं। दिल्ली से तो आपको पता है विदाई हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, 22 सीटें आई हैं। दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, 17 में से 48 बीजेपी को आई हैं, 22 सीटें आम आदमी पार्टी को आई हैं। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन काम कर रही हैं वर्तमान में? अपनी आतिशी मार्लेना, जो इनसे पहले सीएम थी वहां पर। दिल्ली में नई सीएम आ चुकी हैं बीजेपी की तरफ से, रेखा गुप्ता। तो मैंने आपको बताया ना कि जो बहुमत में होता है उनकी तरफ से एक अपना सीएम चुना जाता है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाती है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है यहां पर। अब आप ये बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है कि दूसरी बड़ी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष बनाए, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए? क्योंकि कई पार्टीज आपने देखी होंगी, कई राज्य ऐसे देखे होंगे जहां पर आपको कोई भी नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं देता। जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जितनी सीटें हैं उनमें से ज्यादातर सीटें भाजपा के पास हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सके अपनी जो भी दूसरी पार्टी होगी? यहां पर नेता प्रतिपक्ष कौन है? प्रताप सिंह बाजवा हैं। तो थोड़ा सा आपको ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कई बार आप सुनोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो हाल ही में प्रसिद्ध रिक्त स्थान कवि अनिल जोशी का निधन हो गया है। अनिल जोशी का साहित्य की दुनिया में एक अहम नाम रहा और इनका नाम बड़ी शान के साथ लिया जाएगा। तो कौन सी भाषा के ये कवि रहे थे? हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी, मराठी? आपके लिए ये कमेंट रहेगा, फोटो देखकर आप बता सकते हैं। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए होमवर्क है ये, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मौज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगर हमें फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, थोड़ा सा उनके बारे में आप पढ़ेंगे भी। ठीक है जी, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।